बहू कैसी होनी चाहिए? कितनी माताएं चाहती हैं सीता जैसी बहू हो, बताओ? सभी चाहते हैं, है ना? सावधान, इधर देखो मेरी तरफ, सबका ध्यान इधर। जैसे अभी तक सुना है ना वैसे सुनना तो आनंद आएगा, क्योंकि मुझे कथा में तभी आनंद आता है, वरना फिर समय निकलता है हमें आनंद नहीं आता। आप नजर इधर उधर करते हो सब गड़बड़ हो जाता है। मेरे को नहीं चाहिए लाखों की भीड़, मेरे को चाहिए 5 लोग सुनने वाले, ठीक है? आपकी नजर मेरे ऊपर रहती है, मैं पांडाल के अंदर भी 5 लोगों को देखकर कथा करती हूँ। 5 लोग हम ऐसे आंखों से चयन कर लेते हैं कि पूरी कथा इनको देखकर होगी है। श्रोता लोगों को हम पकड़ लेते हैं इधर से। बहुत लोग बैठे रहते हैं लेकिन पकड़े कुछ जाते हैं कि कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है, कौन सो रहा है, सब दिखता है इधर से। तो इसके लिए एकदम ध्यान बराबर इधर लगा कर रखोगे, समझ में आएगी कथा, ठीक है ना? इतनी ठंड में बैठे हो, परेशान भी हो रहे हो, तो फिर सुनो। ये आपस में खुजूर पुजूर तो आप अपन बात करते ही रहते हैं सब, वो बाद में, वो भोजन के समय करना, लेकिन फिलहाल भजन के समय आप केवल मेरी बात सुनेंगे, मतलब निवेदन है मेरा ऐसा। सावधान, सब माताएं चाहती है कि बहू सीता जैसी हो। मैंने बोल भी दिया कि हाँ बहू को सीता जैसी होना चाहिए, लेकिन सीता जैसी बहू भी उन्हीं को मिलती है जिनके घर में सास कौशल्या जैसी होती है। सास को भी कौशल्या होना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा नरम होना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, सास को भी नई नई बहू आई है तो उसको मौका देना पड़ेगा, सास को भी थोड़ा थोड़ा माफ करना पड़ेगा। कभी कभी सब्जी में तीखा ज्यादा हो जाए तो सिर पर हाथ फेर कर कहना पड़ेगा कि बेटा कोई बात नहीं, कोई भी सीख कर नहीं आता, सब सीखते हैं, सिखाए जाते हैं, ये सास को भी कहना पड़ेगा। दोनों हाथ से ताली बजेगी, सब ठीक होगा। समझ गए आप? तो माता कौशल्या प्रतीक्षा कर रही है, चंद्रमुखी आए। अब एक घर में आए तो चंद्रमुखी, जो 5 बजे उठे, 8 बजे भी उठ जाए तो सूरजमुखी, एक उठती है 11 बजे। हाँ, तो फिर उसको क्या कहेंगे? तो एक तो सूरज, एक तो चंद्रमुखी हो गई, एक सूरजमुखी हो गई, और एक जब बिफर करके आए तो उसको कहते हैं ज्वालामुखी। फिर वो ज्वालामुखी बन के आती है। मैंने कहा नहीं, फैसला करो तुरंत, ये कमरा मेरा, ये कमरा मेरा, ये बर्तन मेरे, ये कपड़े मेरे, ये सामान मेरा, और 1 2 3 खत्म। इतनी बड़ी दीवार, उसको कहते हैं ज्वालामुखी। और अधिकतर आप देखोगे उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, वो डायरेक्ट घर में आती, आते से ही सबसे पहले उन्होंने कहा चाबी किधर है, सबसे पहले चाबी किधर है। लेकिन घर ज्वालामुखियों से नहीं चलता, सूरजमुखियों से नहीं चलता, चंद्रमुखियों से चलता है। जब चंद्रमुखी बनकर आती, कौन है चंद्रमुखी? आइए, 4 बहुएं आई हैं। जनक जी के यहाँ से विदा होकर के बारात आई अयोध्या में। बड़ा गजब का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। राजा दशरथ सबको लेकर के आए। तीनों माताएं आरती की थाली लेकर खड़ी है, सजी हुई माताएं, सुंदर माताएं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों आरती की थाली लेकर के और तैयार कि बहू आई है, ठीक है। राजा दशरथ आए, ढोल नगाड़े बज रहे, बहू आ गई, बहू आ गई। कौशल्या जी ने जैसे देखा राम आ गए, श्री राम ने जैसे प्रणाम किया माँ, और जैसे प्रणाम किया तो माता की आंखों से आंसू और हृदय में जैसे कि दूध छलक आया हो अपने बेटे को देखकर। इतना प्रेम करती थी वो राम जी को देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, राजा दशरथ बोल पड़े, सावधान रानियों, सावधान, ये मत समझना कि मैं जनकपुरी से अयोध्या के लिए 4 बहुएं लेकर आया हूँ। नहीं, मैं जनकपुरी से बहुएं लेकर नहीं आया, मैं अयोध्या की 4 बेटियां लेकर के आया हूँ। इनको बेटियों के समान रखना। ये दूसरे घर की 9 वधुएं हैं, इनको बेटियों के समान, जैसे आंखें रखती है तारे को, पलके रखती है ना, ऐसे ऐसे पलकों के समान रखना। रानी, इनको बेटियों के समान प्रेम देना, इनको कभी कोई कष्ट ना हो, इनकी आंखों में आंसू ना हो, क्योंकि सावधान, सीने से निकाल कर अपनी जान देता है, भाग्यशाली होता है वो पिता जो कन्यादान देता है। मैंने इनके पिता को रोते हुए देखा है, जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है। इन पर कोई भार मत डालना, इनको दुख मत देना, क्योंकि इनके पिता ने इनको विदा करते हुए कहा था, बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या मांगा एक पिता ने? एक पिता अपने 3 मकान बेच दे, दुकान बेच दे, खेत बेच दे, तब भी वो अपनी लड़की का भविष्य सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसने सब दे दिया तो उससे वो लड़की सुरक्षित हो जाएगी या व्यवस्थित हो जाएगी, वरना इससे बड़ा उदाहरण नहीं है कोई। राजा दशरथ, राजकुमार श्री राम, और बाद में मिला क्या? 14 वर्ष का वनवास। किसने सोचा था? जनक जी ने सोचा था कभी कि मेरी लड़की 14 साल तक जंगल जंगल भटकेगी?
और विदेश में जाकर के 11 महीने तक तड़पेगी, रोएगी। क्या कभी जनक जी ने सोची थी ये बात? नहीं सोची थी। लेकिन फिर क्या हुआ? वनवास हो गया। इसका मतलब यह है कि कोई भी पिता सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये तय नहीं कर सकता कि बेटी सुखी रहेगी कि दुखी रहेगी। ये उसके भाग्य पर निर्भर करता है कि क्या है। तो माता सीता और सब बहुएं आई। दशरथ जी कहते इनको बेटी के समान रखना। कौशल्या मुस्कुरा कर, राम जी आए, प्रणाम किया। माँ, आपने सुना पहले ये प्रसंग कभी? शायद कहीं सुना हो, मैं कोशिश करती हूँ आप तक पहुंचाने की। माँ को प्रणाम कर लिया भगवान। माँ सबसे पहले कौशल्या जी, तो सीता जी ने भी सबसे पहले कौशल्या जी को प्रणाम किया। माँ धीरे से बोली तो कौशल्या जी ने अपनी बहू का घूंघट उठा करके दर्शन, सास देखती है ना अपनी बहू, मुंह दिखाई, तो मुंह दिखाई के लिए जैसे घूंघट उठाया तो देखिए घूंघट उठाते ही चंद्रमा के समान सखिन मध्य सिय सोहती कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे, चंद्रमा की तरह। अब सीता जी की सुंदरता का क्या कहें भाई, लक्ष्मी है स्वयं। कितनी सुंदर होगी? तो उतनी सुंदर है जितनी सीता जी को होना चाहिए। सुंदर छोटी सी बहू, ठीक है ये। और जैसे देखा कौशल्या जी कहती है, सीता मुंह दिखाई है, क्या दूं तुम्हें? सोने से लदी हुई आई हो, एक सोने का सेट भी दे दूंगी तो क्या है, क्या कमी है तुमको? क्या दूं? सोना दूं, चांदी दूं, हीरे दूं, मोती दूं, कोई काम नहीं तुमको इन सब का, क्योंकि तुम इन सब से ऊपर हो। तो सीता जी सकुचा गई, क्या मांगे? तो कौशल्या जी कहती है, चलो ठीक है, तुम तो कुछ नहीं मांगोगी, लेकिन फिर भी मेरे पास बरसों से एक मणि रखी हुई है। माताओं सावधान, अब जरा सुनिएगा। मेरे पास एक मणि रखी हुई है, वो मणि मैं तुमको देना चाहती हूँ। बेटी वो मणि अब तुम संभालना। तो सीता जी ने मना कर दिया, ऐसे गर्दन हिला दी, बोले नहीं मैं तो कहाँ मणि संभाल पाऊंगी, मैं कैसे मणि संभालू? तो ऐसे कि नहीं 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 कोई जरूरत। तो कौशल्या जी कहती है, नहीं नहीं मैं तुम्हें अमूल्य मणि देना चाहती हूँ, वो मणि अब तुम संभालना। तो अब ज्यादा मना भी नहीं कर सकती, ससुराल का मामला है। तो वो पहले वाली बहू है, अभी वाली बहू थोड़ी है कि घर के अंदर बाद में जा सेल्फी ले ले। आजकल तो तड़क भड़क वाला मामला है ना। आजकल तो बहू नाचते नाचते ही आती है, वो कहीं तो बुलेट पर आती है, बुलेट पर। देखा आपने चश्मा लगा के बहू आ रही है, बहू। पढ़े लिखे लोग हैं साहब, पैसे वाले लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो आती है एकदम तैयार होके चश्मा लगा के, और चश्मा लगा के बुलेट पे। बहू कहाँ है? पहले लड़का घोड़ी पर आता था, अब वो दुल्हन है ना वो बुलेट पे। पहले तो आती है वो 9 बजे का टाइम है तो 11:30 बजे पार्लर से आधे लोग भोजन करके चले जाए, तब तक बहू का ठिकाना। फिर बहू जब आती है तो एकदम तड़क भड़क। सबकी बात नहीं है, लेकिन आजकल आप शादियों में जो तमाशा चल रहा है देख रहे हो ना, प्रदर्शन, कितना प्रदर्शन। हम खुले दिमाग के लोग हैं, हम फ्रैंक लोग हैं, हम नहीं मानते ये सब। क्या होता है घूंघट लगाने से, क्या होता है पर्दा रखने से? हम फ्रैंक लोग हैं। हमारी बहू दुपट्टा भी नहीं डाले तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम फ्रैंक लोग हैं। इन 2-4 पढ़े लिखे लोगों के चक्कर में पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। इनको देख करके कई घरों के अंदर विघ्न पैदा हो रहे हैं, क्योंकि फ्रैंकनेस का मतलब कभी ये नहीं है कि अपनी मर्यादा और अपने संस्कारों को पैरों में कुचल करके आप इतने फ्रैंक मत हो जाना कि आप प्रदर्शन में मजाक का जरिया बन